ठीक है। तो देखिए आज की क्लास में हम आज इस पर डिस्कशन करने वाले हैं। कल का जो आउटलाइन था उस पर भी डिस्कशन कर रहे हैं और इसके साथ साथ अभी हमें जो आगे की क्लास में हमें पढ़ना था उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड को लेकर के। अच्छा, आपसे अभी जो एक डिस्कशन चल रहा था कि आखिर में जो SO2 का ब्लीचिंग एक्शन है वो टेम्परेरी क्यों होता है, और बकाया जो हमने आपको बताया ओजोन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो परमानेंट होता है। लेकिन जो हमारे अगर हम SO2 की बात करें तो जो SO2 की बात करें तो इसका जो SO2 की बात करें तो इसका जो क्लीनिंग एक्शन होता है, इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है SO2 का, वो कैसा है हमारा, टेम्परेरी होता है। अब हम इसको थोड़ा समझाएं आपको। एक्चुअल में क्या होता है कि जिन किसी का भी ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस पर डिपेंड करे, जिन किसी का भी ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस पर डिपेंड करे, उनका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है, और जिसका ब्लीचिंग एक्शन रिडक्शन पर डिपेंड करता है उनका ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी होता है। कारण क्या है सर कि एक्चुअल में जो SO2 है उसके द्वारा जो ब्लीचिंग एक्शन है वो रिडक्शन प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो जब वो रिडक्शन के द्वारा किसी को डीकलराइज दैट मीन ब्लीच कर देता है तो वो फर्दर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से वो फिर से ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिससे कि उड़ा हुआ रंग, जैसे गीली फूल पत्तियों का अगर रंग SO2 के द्वारा उड़ा दिया जाए, ब्लीच कर दिया जाए और उन्हें फिर कुछ समय के लिए फिर से ऐसे खुला छोड़ दिया जाए तो वो फिर से उनका कलर वापस आ जाता है। क्योंकि SO2 के द्वारा जो ब्लीचिंग एक्शन है, SO2 के द्वारा जो ब्लीचिंग एक्शन है वो हमारा टेम्परेरी है ड्यू टू इट्स रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन की वजह से वो टेम्परेरी है, इसलिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए उसका ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी है। दैट मीन उन किसी का भी ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी होगा जिनका ब्लीचिंग और जिसकी भी ब्लीचिंग एक्शन प्रोसेस अगर ऑक्सीडेशन पर डिपेंड करने वाली हो तो वो परमानेंट होगा। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ जाए, आंसर यही है। कहे कुछ आप नहीं जानते हो, आप कहे कि एक्स के द्वारा ब्लीचिंग एक्शन टेम्परेरी है, वाई के द्वारा ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट है, क्यों? तो आपके पास सिर्फ एक ही जवाब है, यही जवाब देना है, टेम्परेरी ड्यू टू रिडक्शन और परमानेंट ड्यू टू ऑक्सीडेशन। चलिए हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को लेकर के। तो इसमें हमने लेबोरेटरी प्रोसेस में कैसे एसिड बना रहे हैं, जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें, कलरलेस एंड पंजेंट स्मेलिंग गैस है, एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन वाटर है, और आप जानते हो एसिड एक नेचर रखता है, इसलिए ये वाटर में डिजोल्व करके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आपने पढ़ा था इसका एसिडिक नेचर प्रूफ हो गया, वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन देना, बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद बात की थी हम लोगों ने एक्वारेजिया को लेकर के, तो 1 पार्ट HNO3, आप जानते हैं 1 पार्ट HNO3 और 3 पार्ट HCl को अगर हम मिला देते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, हमारा एक्वारेजिया कहता है, जो क्या बन जाता है, जो कि नोबल मेटल लाइक दैट गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम को भी डिजोल्व करने की टेंडेंसी रखता है। इसके बाद हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था अबाउट द ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन में जैसे हमने आपसे कहा था 4 तरीके के ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं। ये 4 तरीके में एक होता है हाइपोहेलस एसिड, दूसरा होता है हेलस एसिड, तीसरा होता है हेलिक एसिड, चौथा होता है परहेलिक एसिड। फिर से एक बार, हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड, परहेलिक एसिड। ठीक है, कॉमन फार्मूला आप याद रखो, HOX H, अब इसको ऐसे लिखने का तरीका होता नहीं तो हम ये कह सकते हैं इसको HXO2, इसको HXO3, इसको HXO4। तो ये इनके डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स रहते हैं। इसके साथ ही हमने इन जो ऑक्सो एसिड्स हैं इनके स्ट्रक्चर को लेकर के डिस्कशन किया। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखो क्लोरीन तो है ही हमारा, ऑक्सीजन है, तो क्योंकि ऑक्सो एसिड्स जो रहते हैं तो उनमें सेंट्रल एटम के साथ में एक OH ग्रुप जरूर जुड़ा होना चाहिए, है ना। ऑक्सो एसिड जो भी होगा, जिसका भी ऑक्सो एसिड हो तो उसके साथ एक OH जरूर जुड़ा होना चाहिए, वो सल्फर के ऑक्सो एसिड्स हों। ठीक है, तो वो OH जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखो हेलस एसिड है, देखो ये हो गया हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड, परहेलिक एसिड। अब ये क्लोरीन के हैं तो हाइपोहेलस का तो हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड।
एक बहुत अच्छी बात आपके सामने रखी गई है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। तो किसी भी जो आपका जो एसिड्स होंगे उसमें जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। सर जवाब देंगे ऐसा क्यों? तो जवाब सुनिए, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी दैट मीन आप ये मान के चलिए कि उतने ज़्यादा उसके पास बैकएंड ऑर्बिटर रहेंगे, +5 +7 +3, उतने ज़्यादा बैकएंड ऑर्बिटर रहेंगे जिससे कि लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी उसकी उतनी ही अधिक हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट वी नो दैट दोज स्पीसीज विच अट्रैक्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज द लुईस एसिड, इसलिए वो लुईस एसिड हो जाते हैं। ये देखो इनके, अब हमने यहाँ से आपको आज हमें डिटेल में लेके चलना है। अब आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं इनको थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी इसमें भी आएगा और ये कुल मिला के पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। सो पहला क्वेश्चन तो यही है सर हमारे दिमाग में, सर के मतलब क्या होता है इंटर हैलोजन कंपाउंड। सो देखिए इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब ये है कि जब एक हैलोजन एटम किसी दूसरे हैलोजन एटम के साथ रिएक्ट करके अगर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करे तो ऐसे कंपाउंड को इंटर हैलोजन कंपाउंड कहा जाता है। एक हैलोजन एटम जब किसी हैलोजन एटम के साथ में रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाती है तो उसे इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। मन में प्रश्न अभी ये आता है कि सर ये इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते क्यों हैं? जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं, जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो बनते क्यों हैं? तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्यों बनते हैं, तो देखिए इसका जवाब सुनिए। अब आप इसका जवाब ये है कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं एक्चुअल में डिफरेंट हैलोजन के बीच इंटरेक्शन रिएक्शन से बनते हैं, और हम जानते हैं कि डिफरेंट हैलोजन एटम जो रहते हैं दे हैव द सफिशिएंट डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो डिफरेंट हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है और इसी डिफरेंस की वजह से ही ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं। बात करेंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसा कि आप जानते हो कि इनमें जो ऑक्सीडेशन नंबर इनकी होती है हम पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 भी होती है, प्लस जैसा कि आप जानते हो +1 है, +3 है, +5 है और +7 है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 और +7 होती है, ठीक है, तो इसी वजह से ये भी 4 तरीके के इंटर हैलोजन कंपाउंड बनते हैं। जरा गौर फरमाएं इसमें आप, X X-1, X X-3, X X-5, X X-7, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या करते हैं इंटर हैलोजन। अब यहाँ X X- का मतलब क्या है, जरा ध्यान से गौर फरमाइए आप इस बात पे कि यहाँ पर X मतलब वो एलिमेंट होगा जिसकी की साइज बड़ी है। ध्यान से सुनिए, जो बिगर साइज का है वो X को रिप्रेजेंट करेगा और जो स्मॉलर साइज का है वो X' को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा क्यों सर? तो देखो, अच्छा आप यहाँ देखो, इस हम कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें, ये ले रहा है आपको, ठीक है, हम ले रहे हैं BrF5, ये आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा है। तो BrF5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है, अच्छा हमें ये बताओ आप, इसमें ब्रोमीन और फ्लोरीन में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है और कौन सा ऐसा है जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? तो जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी जाती वही नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर फ्लोरीन को तो माइनस शो करना और ब्रोमीन को प्लस शो करना है। अब आप हमें ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है कि हम आपसे कहें कि FBr5 बना दो? बताओ, Br5 बनाओगे, FBr5 बनाओगे तो सेंट्रल एटम मतलब हमारा जो फ्लोरीन है, अब यहाँ पर अगर हमारा ब्रोमीन होगा तो ये ब्रोमीन तो अगर 5 हो गए और माना कि एक की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या इसके सामने जो फ्लोरीन है वो प्लस में शो करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट? सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए याद रखना, ऑलवेज जो लार्ज साइज का एलिमेंट है वो सेंट्रल एटम होगा
और जो स्मॉल साइज के हैं वो हमारे उसके साथ जुड़े हुए दूसरे हेलोजन एटम होंगे। इसमें जो बड़ी साइज का है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देगा और जो छोटी साइज का है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसीलिए ये चार प्रकार के हुए XX-1, XX-3, XX-5, XX-7। 2 4 6 क्यों नहीं आप जानते हैं, हम आपको बता चुके हैं, ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए अब इसमें क्या है, हर एक इंटर कंपाउंड के बारे में थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन किया गया। ClF कलरलेस गैस, BrF पेल ब्राउन गैस, IF डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक गैस, ICl ये IBr ये, फिर इसके बाद ClF3, BrF3, IF3, ICl3, फिर XX-5 में IF5, ClF5, BrF5, ClF5 और XX-7 में केवल एक ही है, आप जिसको कई समय से भी जानते हो, IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ठीक है, तो ये इनके थोड़े से स्ट्रक्चर ही बताए गए, इनकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ली गई। अब इसमें इसने जो कहा है याद रखना भाई, इन्हीं बातों में से क्वेश्चन बनेंगे इसके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी कि इसने कहा इंटर हेलोजन कंपाउंड पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड रिप्रेजेंटेड बाय XX-, वेयर X क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और X- क्या है यहाँ पर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिससे कि क्या होगा, जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पॉजिटिव दिखाएगा, जैसे हमने आपसे कहा था ना BrF5। तो एक F पे एक नेगेटिव तो 5 पे 5 नेगेटिव, तो Br पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी इसकी। सो BrF5। अगला क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको पता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन। अब ये इस पर डिस्कशन करो सर, बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइन भी लाइन पढ़ोगे आपको सब मिलेगा इसमें। तो कहा गया कि इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन। जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स हैं वो हेलोजन के कंपैरेटिव ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। वाई? बिकॉज इन केस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स they have the difference of electronegativity, hence polarization is occur। इनमें रिएक्टिविटी का डिफरेंस हो जाएगा। अगर हम अच्छा चलो बात करते हैं हेलोजन की, Cl में बॉन्ड है, Cl2 की बात कर रहा है और एक बात कर रहा है ICl की। तो Cl में जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा और क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बना हुआ होगा, स्ट्रांग होगा। हम ICl की बात करें तो साइज हो जाएगी अलग अलग, इसलिए इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए पोलराइजेशन आ जाएगा। और पोलराइजेशन हो जाएगा तो पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, और पार्शियली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगली बात इन्होंने ये की है कि XX-। अच्छा, यहाँ पर एक्सेप्ट फ्लोरीन क्यों कहा गया, मतलब इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन। किन्हीं भी हेलोजन से इंटर हेलोजन कंपाउंड मोर रिएक्टिव होते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन। हम जानते हैं एक्चुअल में फ्लोरीन फ्लोरीन का जो बॉन्ड होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। क्यों सर? ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन द फ्लोरीन एटम एज वेल एज इट्स स्मॉल साइज। छोटी साइज है, लोन पेयर ज़्यादा है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आई होगा, इसलिए वो स्टेबल नहीं होगा तो टूट जाएगा, तो रिएक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा। तो अगर कहा जाए कि फ्लोरीन को छोड़ के बकाया Cl2 कहें, Br2 कहें, I2 कहें, तो इनके कंपेरेटिव जो इंटर हेलोजन कंपाउंड ICl, IBr, IF जो बनेंगे उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्या कहा गया, ओनली IF7। अभी हमने आपसे कहा था IF7 क्या होता है, केवल बनता है, मतलब अगर हम आपसे कहें कि ClF7 बने, BrF7 बने तो नहीं बनते। ठीक है, क्योंकि आयोडीन ही है जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकती है। ओके, इसके बाद यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ये थोड़ा सा एक बनाकर दिखाया गया कि एक किस तरीके से दूसरे कंपाउंड लिथियम का फ्लोराइड बनाया गया है इसमें। ठीक है, अब हम बात करें, अगर समराइज कर दें इसको, हमने इसी टॉपिक की वजह से आज की क्लास को स्पेशल लिया था कि इंटर हेलोजन कंपाउंड अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। आप NCERT बुक पढ़ोगे तो आपको 2 से 3 पेज के अंदर आपको इंटर हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में मिलेगा। ठीक है, और अगर आप पढ़ोगे तो कॉन्फिडेंस गेन कर लोगे, क्लियर हो जाएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली याद हमेशा याद रखना।
तो फिलहाल हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया वो बात करने जा रहे हैं। तो क्लोरीन पढ़ा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन क्लोराइड्स के बारे में डिस्कशन किया, अब जो एसिड्स ऑफ हेलोजन के पढ़ लिए, और अभी अभी हमने डिस्कशन किया इंटर हेलोजन कंपाउंड्स को लेकर के। उम्मीद है आपको सब समझ में